हे गाइस एंड वेलकम टू फिल्डर फॉर्म और वी आर बैक अगेन। एक अच्छा सा इंटरव्यू लेके आऊंगी हम, मतलब मजेदार चीज होने वाली है। मतलब इनकी जो कहानी है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। 4 बार हारे, फिर दोबारा उठे और फाइनली जेआरएफ क्रैक कर दिया, वो भी कॉमर्स सब्जेक्ट में। तो आज हमारे साथ है अमन, और अमन ने इस बार जेआरएफ क्रैक किया है विद कॉमर्स के साथ। तो देखो यार, जेआरएफ क्रैक हो जाता है, ठीक है, इतनी बड़ी कोई चीज नहीं है। तो अमन, कॉन्ग्रेचुलेसन सबसे पहले। और पार्टी अपनी बनती है, तो पार्टी पेंडिंग है भाई, ठीक है, तो पार्टी जरूर देना। तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेसन। तो अमन, अपने बारे में थोड़ा बेसिक बताओ, आपका स्टडी बैकग्राउंड क्या है और कहाँ से हो, थोड़ा अपने बारे में बताओ। मेरा एमकॉम बीएचयू से कंप्लीट हुआ है। पिछले साल 2021 में मैंने एमकॉम बीएचयू से कंप्लीट किया है। और जैसे ही मैंने एमकॉम में एडमिशन लिया था उसी टाइम से मुझे नेट जाने के बारे में पता चला। पहले मैं नेट के बारे में बिल्कुल मुझे पता नहीं था। जब एमकॉम का फर्स्ट सेमेस्टर में जब मैंने जाना, तब मैंने फर्स्ट टाइम फॉर्म भर दिया। लेकिन उसके बाद फिर मुझे कुछ पता नहीं था किस तरह से तैयारी करना है, कैसे प्रिपरेशन करना है ना। मुझे कुछ यूट्यूब चैनल के बारे में कुछ पता नहीं था। लेकिन जैसे ही मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट किया तो उस टाइम मेरा पास मार्क्स के बहुत कम आया। तो मुझे बहुत सी डिसअपॉइंट फीलिंग हुआ कि मैं यहाँ पे बैठ गया हूँ बिना तैयारी का, बिना प्रिपरेशन का। फिर जैसे ही मुझे सब कुछ आइडिया हुआ, यूट्यूब चैनल से बहुत हेल्प मिला। जैसे मुझे फाइनली अचानक से आपका भी यूट्यूब चैनल वहाँ पर अपडेट जो आता था वो दिखा, फिर और भी बहुत सारे। तो उससे मुझे जानकारी हुआ। पहले मैंने सिलेबस जाना कि सिलेबस क्या है। मेरा जो सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट कॉमर्स था। और पेपर 1 के बारे में फिर मैंने जाना कि क्या आपके सिलेबस है। फिर सिलेबस फाइनली जानने के बाद मुझे लगा कि ये सब चीज़ें तो मेरे एमकॉम के सिलेबस से पूरा मैच कर रहा है। ग्रेजुएशन का जो उसका सिलेबस था और मास्टर्स डिग्री का जो सब सिलेबस है। फिर मैंने फाइनली सोचा कि तैयारी करना चाहिए, क्योंकि एग्जाम एकदम पूरा टोटल जितना भी टॉपिक था वो पढ़ा हुआ था। फिर धीरे धीरे मैंने सोचा कि सेल्फ स्टडी से सिर्फ नहीं होगा। तो धीरे धीरे मैंने यूट्यूब चैनल का सबसे ज़्यादा मैं यूट्यूब का ही मैंने सबसे ज़्यादा हेल्प लिया है। क्योंकि मैं ये कहना चाहूँगा आज के जितने भी स्टूडेंट्स जो कर रहे हैं तैयारी, क्योंकि आप सोशल मीडिया आपके लिए बहुत ही एक मतलब जो बोलते हैं ना, एक वरदान के रूप में आपके साबित हुआ है। सोशल मीडिया का आप उसे पॉजिटिव वे में आप उसे यूज करें। बाकी फिर मैंने आगे प्रिपरेशन अपना स्टार्ट कर दिया और फाइनली सेकेंड अटैम्प्ट में फिर मेरा नेट क्वालिफाई हो गया। नेट से भी मुझे किसी मिला, मतलब सेटिस्फैक्शन नहीं आया एक अंदर से कि एक कंट्री भी देखा है कि कुछ उतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं होने वाला जब तक हम तैयारी नहीं करते हैं। तब फिर मैंने पेपर 1 के लिए भी फिर जो मैं कोर्स यूट्यूब से, बाकी बहुत सारे सीनियर्स से मैंने हेल्प लिया। बाकी बुक भी खरीदा मैंने पेपर 1 का। उसके बाद सर सेल्फ स्टडी सबसे ज़्यादा जरूरी है। मैं यही कहना चाहूँगा सबसे ज़्यादा सेल्फ स्टडी जरूरी है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट, मैंने मॉक टेस्ट भी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम 150 से 200 मॉक टेस्ट मैंने दिया। वेरी गुड। मॉक टेस्ट बहुत ही कंपलसरी है सर इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। आप मॉक टेस्ट देते हैं, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है आप सॉल्व कर देते हैं। पिछले 10 ईयर का तो मतलब इतना भी हार्ड नहीं है ये एग्जाम। मतलब आपने जेआरएफ की जो जर्नी है वो 4 एग्जाम के बाद क्रैक होती है, ठीक है। मतलब आपने तो एक मतलब कंट्रोल कैसे किया, मतलब एक हार नहीं मानने वाला जो फेस होता है, 4 बार देना बहुत बड़ी बात होती है। मतलब 2 साल हो गए आपके, और जब कोविड आया तो मतलब 2-3 साल लग गए। तो एक अंदर ये भी आया होगा कि यार चलो अब हो गया, छोड़ो, नेट हो गया तो क्या काम है अब जेआरएफ से। तो मतलब अपने आप को कंट्रोल करना, ठीक है, और फोकस करना, वो कितना इंपॉर्टेंट है और कैसे आपने उसको मैनेज किया। बहुत ज़्यादा माइंड फ्रस्ट्रेट हो जाता है एग्जाम का। जैसे कि रिजल्ट आने के बाद, नेट जीतने के बाद, मतलब एक मन भी अंदर से एक बहुत बैड फीलिंग, सैड फीलिंग आने लगता है कि नेट सिर्फ हो गया। और बाकी सब दोस्तों का, मैं जब पता चल रहा था कि उसका जेआरएफ क्वालिफाई हो गया है, मेरे साथ जो पर्सन उसका जेआरएफ क्वालिफाई हो गया, लेकिन मेरा क्यों नहीं हो पाया, तब अंदर से बहुत ही मतलब डिमोटिवेशन फील होता था। लेकिन फिर सोचता था कि नहीं, जब इस बार नेट लिया है तो फिर अगला अटेम्प्ट में मेरा जरूर आ सकता है। एकदम अंदर से बिल्कुल ना, एक खुद से अंदर से वो आवाज होता है कि नहीं, जब उसमें तक पहुँच गया है तो 6% में जवाब 1% में भी आराम खा सकते। इस तरह से सर मोटिवेशनल वीडियो भी बहुत देखने के बाद कुछ एक अंदर से नहीं पड़ा है। इसलिए मोटिवेशन भी बहुत जरूरी है।
जैसे कि बहुत सारे, जैसे आप लोग का भी वीडियो बहुत आप लोगों ने बहुत यूट्यूब में हाइप किया कि एग्जाम के बीच में फ्रस्ट्रेट नहीं होना, कभी भी एग्जाम हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये भी इतना बड़ा चेंज कर देते हैं तो उसके कारण भी बहुत माइंड डाइवर्ट हो जाता है। बिल्कुल। जैसे कि हाँ, मई में जैसे बोला जी ने बोला कि मई में एग्जाम है, तो मई के हिसाब से माइंड सेट तैयार किए, फिर उन्होंने डेट चेंज करके जून कर दिया, फिर जुलाई चेंज कर दिया। इस तरह से ये सब भी हाँ, ये सब भी सब अंदर से बहुत फ्रस्ट्रेट हुआ माइंड से, लेकिन फिर भी बोले कि नहीं एग्जाम कभी भी हो, आप लोग भी कहते थे कि सर एग्जाम कभी भी हो, एग्जाम तो देना ही हो, चाहे वो मई में हो, जून में हो, जुलाई में हो, जुलाई कभी में। भी एग्जाम तो हम लोग को देना है। ये सब माइंडसेट बना के चले कि एग्जाम जब भी हो बस हमको एग्जाम में अटेम्प्ट करना है, जेआरएफ भी करना है, बस टारगेट हमारा जेआरएफ हो तो हम नेट तो कर ही लेंगे, साथ में जेआरएफ भी हो जाएगा सर। ये एक और बात है सर, मैं स्टूडेंट्स को कहना चाहता हूँ कि ये जो 3D का जो फॉर्मूला है, ये हमारे बीच में जब हम पढ़ते थे तो उस टाइम हम लोग के प्रोफेसर सर बोलते थे 3D का फॉर्मूला हम लोग के लाइफ में बहुत रोल प्ले करता है। T means first T means dedication, second T means determination and third T means discipline। तो ये फॉर्मूला भी सर मेरे लाइफ में बहुत काम आया है। एंड यस, यस सर, क्योंकि डेडिकेशन आप नहीं देंगे किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए, या पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, आप हमेशा कंसिस्टेंसी जो बनाए रखिए डिटर्मिनेशन के साथ और डिसिप्लिन वे में, कि आपको ये नहीं कि एक दिन आप पढ़ लिए इसको कल छोड़ देते हैं, इससे आपका नहीं हो सकता है, ऐसा एक भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप 2 ही घंटा पढ़ रहे हैं, 3 ही घंटा पढ़ रहे हैं, लेकिन आप कंसिस्टेंसी बनाए रखेंगे किसी भी सब्जेक्ट में, चाहे वो पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, तो सर आपका मतलब किसी भी एस्पिरेंट का वो जेआरएफ आराम से क्वालिफाई करता है। तो जैसे आपने बोला कि आपने बुक ली, तो आप ये बताना चाहोगे कॉमर्स की कौन सी बुक आपके लिए बेस्ट थी और फर्स्ट पेपर की बुक कौन सी अच्छी थी आपके लिए? तो पेपर 1 के लिए तो बाजार में से बहुत सारे बुक अवेलेबल है, लेकिन सर बेस्ट जैसे आदिनाथ का भी बुक आता है, फिर केवीएस मदान तो सोच के फेमस है, केवीएस मदान की बुक आप कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ आप सोचेंगे कि बुक खरीद लिए हैं, बुक परचेज करके आप एक बार रीडिंग कर लेंगे तो उससे मल्टीपल टाइम रिवीजन इज वेरी नेसेसरी। मल्टीपल टाइम रिवीजन जो है, जैसे बुक की आप केवीएस मदान की बुक ले सकते हैं, बहुत बेस्ट बुक है, उससे भी सिलेबस पूरा कवर हो जाता है, और साथ में आप रिवीजन के लिए वीडियोस का हेल्प लीजिए, जो वीडियोस बनाए हमारे यूट्यूब चैनल में, फिर साथ में रिवीजन के लिए। और पेपर 2 के लिए सर अभी तक में मुझे तो ज़्यादातर जो हेल्प मिला है, ऐसे तो रोमांस का बुक आता है अच्छा, लेकिन इसके साथ से ज़्यादातर एमकॉम की जो बुक्स होती है मास्टर्स डिग्री में, वो सारा बुक्स का सर सिलेबस वही सेम रहता है, इसलिए एमकॉम का भी बुक हेल्प बहुत हम लोगों को करता है। एमकॉम की बुक में मुझे हेल्प की बहुत सारी, और साथ में से रोमांस का भी मैंने गाइड दिया, ये सभी बुक्स मुझे बहुत हेल्प किया। मतलब जो बैचलर जो मास्टर में हम लोगों ने पढ़ा है वो इम्पोर्टेंट करता है आपके नेट एग्जाम में, आई एम राइट? यस सर, पूरा जो सिलेबस रहता है मास्टर्स डिग्री का एमकॉम का, पूरा का पूरा मतलब जिस भी फील्ड से हो, जैसे मैंने कॉमर्स मेरा था तो मेरा एमकॉम का सारा हेल्प किया सिलेबस, किसी का भी आर्ट्स का होगा तो आर्ट्स का बुक, मतलब मास्टर्स डिग्री जो भी कर रहे हैं, पीजी का जो बुक्स है वो सारा सर बहुत हेल्प करता है नेट जेआरएफ को क्रैक। तो जब आपका नेट एग्जाम क्रैक हुआ, नेट और जेआरएफ में क्या ऐसी आपने प्लानिंग चेंज करी, क्या ऐसा कुछ चेंज किया जिसकी वजह से आपका जेआरएफ हुआ? क्योंकि जो आप कर रहे थे उससे तो आपका नेट नहीं हो पा रहा था, तो क्या माइंडसेट चेंज किया, क्या कुछ ऐसा था कि नहीं यार अब ये करूँगा तो मे बी जेआरएफ होगा, तो क्या ऐसा चेंज किया जिसकी वजह से आपका जेआरएफ हुआ? आपकी वॉइस नहीं आ रही है। एकदम पॉइंट वन या एकदम जीरो के भी 0 पॉइंट का अंतर डिफरेंस रहता है। तो यहाँ पर ये कि सर नेट पे जो लोग सीरियसली पढ़ते हैं उनका नेट निकल जाता है, नेट क्रैक हो जाता है, लेकिन मेन जो जर्नी है वो आपका जेआरएफ का ही है, क्योंकि नेट बहुत सारे लोग को देखते हैं कि मैंने भी देखा, मेरे भी फ्रेंड लोग बहुत सारे नेट 2 बार, किसी का 3 बार हो गया है, तो मुझे लगता था कि नेट क्या इतना आसान तो नहीं होता है। तो मैंने भी जब दिया एग्जाम तो मुझे लगा कि नेट तो ठीक है निकल गया था, लेकिन जेआरएफ में कैसे आपको निकाला जाता है, तो मैंने भी बहुत सारा कुछ स्ट्रैटेजी जो टॉपर्स लोग होते हैं उसका भी स्ट्रैटेजी थोड़ा जानने की कोशिश किया, वीडियोस में देखा या टॉपर्स का इंटरव्यू मैंने देखा कि वो क्या करते हैं, मैं क्या नहीं कर पा रहा हूँ और वो लोग क्या करते हैं। बिल्कुल। ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होता, हाँ जो नेट जो कर रहे हैं और जेआरएफ कर रहे हैं उसमें ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, बस स्ट्रैटेजी में थोड़ी सी सब डिफरेंस मतलब थी।
कि वो लोग जैसे मैं नीट वाले लोग मॉक टेस्ट जो है वो कम दे रहे हैं, टीआरएस वाले को 200 मॉक टेस्ट को 300 मॉक टेस्ट, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दे रहे हैं। तो मॉक टेस्ट एक बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है जेआरएफ के लिए। मतलब नीट वाले जैसे नेट बिना मॉक टेस्ट का भी मतलब थोड़ा कम भी मॉक टेस्ट हम बना दें तो नेट निकल सकता है, लेकिन जेआरएफ के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। मतलब कम से कम नहीं तो 200 या 300 से ज़्यादा ही मॉक टेस्ट यदि आप बना लेते हैं तो माइंडसेट सर आपका ये हो जाता है, डेवलप हो जाता है एक काम के लिए। तो जेआरएफ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट। तो क्या बात करें कि चलो जेआरएफ हो गया, अब क्या? हाँ, ये तो एक क्वेश्चन सबसे बड़ा एक क्वेश्चन आता है सबके माइंड में। और जो भी मतलब इंजीनियर्स हो या किसी से भी पूछते हैं तो जेआरएफ के पास हमारे पास ऑप्शन बचता है पीएचडी करने का। तो मतलब होता ही है कि पीएचडी में एक मनी इकोनॉमिकली एक सपोर्ट मिल जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, जो ये बहुत ही अच्छा गवर्नमेंट का डिसीजन होता है कि जेआरएफ वालों को टच करने के लिए कुछ साथ साथ एक इकोनॉमिक तरीके से उन लोगों को सपोर्ट दिया जाए और साथ में पीएचडी भी तक हो जाए। तो सर इसमें मतलब जेआरएफ के थ्रू पीएचडी करने से मतलब आपका एक तो टाइम यूज भी हो रहा है, साथ में आप इकोनॉमिकली सपोर्ट मिल जाता है सर। इससे बहुत ही अच्छा है, क्योंकि नेट करके डायरेक्ट भी पीएचडी कर सकते हैं आप, आपके पास ऑप्शन। लेकिन उससे कोई लेकिन उसका कोई इतना ज़्यादा यूज नहीं हो पाएगा, उसका कुछ बेनिफिट नहीं मिल पाना। जब आपको करना ही है उस लेवल पर पहुँचना ही है तो आप हायर लेवल पर पहुँचो। पीएचडी अच्छी कॉलेज से जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिल रहा है तो ज़्यादा अच्छा है। बिल्कुल। स्टेट यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, हाँ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी मिल रहा है जो भी सर। तो आपने अभी अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया? हाँ, प्रिपेयर अपना टॉपिक जो है अपने फाइनेंस में तो एमकॉम में फाइनेंस था, तो फाइनेंस एरिया का जो भी टॉपिक्स है वो मैं सर्च मतलब अपना कर रहा हूँ कौन कौन टॉपिक्स मुझे ज़्यादा हेल्प करेगी। फिर उसके हिसाब से मेरा इंटरव्यू जहाँ भी सर होगा फिर मैं सेलेक्ट वहाँ पर। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सबके माइंड में आता है कि कितने घंटे पढ़े, पेपर को कितना कितना टाइम दे, कितना लाइक कि भाई फर्स्ट पेपर को इतना घंटा चाहिए, सेकंड को इतने घंटे चाहिए, तो क्या आपने क्या किया उस टाइम पे? मतलब यही ज़्यादातर जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनके दिमाग में यही क्वेश्चन आता है कि आखिर पेपर 2 सबसे हार्ड, सबको पेपर 2 ही हार्ड लगता है। जैसे कि क्योंकि सोचते हैं सब पेपर 1 50 क्वेश्चन आता है, 100 क्वेश्चन पेपर 2, तो सब पेपर 2 पे ध्यान देने लगते हैं। मेरा कहना ये है कि आप पेपर 2 पे तो ध्यान दीजिए, लेकिन उसके साथ साथ आप पेपर 1 को बिल्कुल ना छोड़ें। पेपर 1 को भी साथ में लेके चलना है, क्योंकि 50 क्वेश्चन जैसे ही तो आपको 100 मार्क्स का एग्जाम ये भी पेपर 1 का, सिर्फ आप पेपर 2 पे ध्यान देंगे तो आपका ज़्यादा क्या नहीं होने वाला। इसलिए आप पेपर 1 को एकदम साथ में लेके चले। आप 2 रेशियो 1 को लेके चले कि आप 2 घंटा यदि पेपर 2 पढ़ रहे हैं तो 1 घंटा पेपर 2 कम में पढ़ना है आपका जितना टाइम। जैसे बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मेरा जॉब है हम नहीं पढ़ सकते, जितना टाइम आपको मिल रहा है रिपोर्ट हो रहा है उसमें आप टाइम को डिवाइड कर दीजिए। आप जितना पेपर 2 पढ़ रहे हैं उससे आप भले उसका हाफ पढ़ें पेपर 1। जैसे 2 घंटे आप दे दें पेपर 2 में, 1 घंटा आपको पेपर 1 का कंफर्म देना ही है। ऐसा 2 घंटे से तो नहीं काम चलने वाला है। कम से कम आपको नहीं तो 7 से 8 घंटे सर आपको पेपर 1 पेपर 2 देना नहीं पड़ेगा। आपके लिए ओनली फॉर यू, जो आप जेआरएफ क्वालिफाई हो, तो आपके लिए क्या लगता है कि जब आपने नेट एग्जाम का फॉर्म फिल किया, जब माइंड में था कि यार जेआरएफ करके ही बाहर आएंगे, या ये था कि चलो नेट हो जाए तो बेस्ट है, जब आप फॉर्म फिल करके निकले तो माइंडसेट क्या था आपका उस टाइम पे? जब सर नेट के लिए तो फॉर्म मैंने 3 बार पहले ऑलरेडी मतलब फिल कर लिया। इस बार तो 4th अटेम्प्ट था मेरा, तो मुझे लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा, फिर से नेट आ जाएगा क्या, मतलब जो क्वेश्चंस मतलब एक 100 तरह के क्वेश्चन दिमाग में आए थे कि पता नहीं कैसे नेट हो जाएगा, फिर क्या करें आगे जेआरएफ के लिए क्या करेंगे। मतलब इस तरह से बहुत माइंड जो है ना इतना ज़्यादा डाइवर्ट हो जा रहा था। लेकिन क्योंकि माइंड को सर सबसे बड़ी माइंड को कंट्रोल करके आप एकदम सिंपल माइंड से आप सिर्फ और सिर्फ फोकस एग्जाम से हमारा रहेगा तो बहुत ज़्यादा वो हम लोगों को बेनिफिट होता है। 3 बार का फेलियर, 4थी बार सक्सेस,
तो फेलियर कितना इंपॉर्टेंट होता है सक्सेस के लिए, कि हम लोग कितना सीखते हैं उस चीज से। काफी लोगों को लगता है फेलियर हो गया यार तो लाइफ खत्म हो गई। तो क्या आप 3 बार फेल हुए एज ए जेआरएफ को लेके चले तो फिर आपने कमबैक किया, मतलब कहते हैं कि गिरे और उठे। तो फेलियर कितना इंपॉर्टेंट होता है एक लाइफ में? फेलियर तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में, क्योंकि कहा भी जाता है कि लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, मतलब आप जो मिस्टेक किए हैं उसकी गलती को फिर से वापस ना दोहराएं, उससे कुछ ना कुछ सीख लें। तो वो बहुत बड़ा रोल हमारे हम लोग के लाइफ में रोल प्ले करता है, क्योंकि आपने क्या गलती किया ये आपको खुद पता रहता है, तो उसको करना आपका ही काम रहता है कि आपने क्या गलती की उसके बाद। बस सिंपल वही सर जो मैंने बोला कि पिछली बार मैं मॉक टेस्ट बहुत कम दे रहा था, जब मेरा मैकेनिक का पढ़ा टाइम पर मॉक टेस्ट मैंने पेपर 1 को मेरी बहुत हल्के में थोड़ा लिया, ये मेरी कहीं ना कहीं गलती थी। मैं सोच रहा था कि पेपर 2 को पढ़ने से काम चल जाएगा, पेपर 1 को थोड़ा कम पढ़ते तो हो जाए, लेकिन फिर मुझे लगा कि जब 2 बार से नहीं निकला कि पेपर 1 में तो ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं आप, पेपर 1 स्कोरिंग है, पेपर 1 को आप कम टाइम पढ़ के ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं, ये मैं देख रहा था। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स जो है मेरे फ्रेंड्स भी, उन लोगों का पेपर 1 में बहुत अच्छा मार्क्स आया था और मेरे पेपर 1 चला ही नहीं रहता मार्क्स, कारण से मेरा और एक गलती बहुत उससे कि मैं 2, 3, 4 क्वेश्चंस के कारण मेरा जेआरएफ नहीं हो पाता था। तो मैंने सोचा कि पेपर 1 पे भी फोकस किया जाए, पेपर 1 का भी मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा दे करके पेपर 1 का भी कुछ बहुत ऐसा टॉपिक जैसे यूनिट पेपर, पीपल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का, फिर हायर एजुकेशन, ये सब तो इतना मतलब अनलिमिटेड टॉपिक है इसमें टॉपिक का कमी नहीं, तो ये सब टॉपिक को आप पूरा भी ऐसा नहीं कि पूरा सिलेबस को आप पूरा खत्म कर सकते हैं, लेकिन सर कम से कम 70-80-90% में हम सिलेबस यदि कवर कर लेते हैं तो हमारा जेआरएफ आराम से निकल सकता है। सबसे बड़ा ये इम्पोर्टेंट है। जेआरएफ हो गया तो फैमिली वाले अब क्या बोलते हैं, मतलब एक टाइम होता है क्योंकि बॉयज़ के लिए जो फेस होता है, जो एज होती है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है कि भाई यार तुम स्टडी भी हो गए, कमा भी नहीं, 2-3 साल हो गए, तो अब पहले क्या था और अब क्या है वो जरूरी है। तो आपके अकॉर्डिंग फैमिली में क्या है माहौल? कहीं ना कहीं तो फैमिली का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है, क्योंकि टाइम पे सब कुछ है, जैसे कि मम्मी लंच खाने देने का, डिनर का, सब कुछ मतलब टाइमली। जैसे हम लोग तो पढ़ाई करते हैं लेकिन साथ में हमारे पेरेंट्स भी बहुत हम लोग के पीछे कंसिडर कर रहे हैं, और बाकी फैमिली में भी बहुत सपोर्ट रहता है, तभी जाकर के कुछ भी हम ये आगे बढ़ सकते हैं। फैमिली के बिना कुछ नहीं हो सकता है, पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। तो अब जेआरएफ हो गया, तो अब आपको ऐसा फील होता है कि क्या मैं दोबारा नेट एग्जाम एक बार और दूं? नहीं, सर कहते लगता है कि पूरा पढ़ा हुआ हो गया है, अब उसका भी कुछ ज़्यादा एक हो गया कि यार अब तो क्या आपको जेआरएफ हो गया, कोई चलो एक और बार जेआरएफ क्वालिफाई करके देखते क्या होता है। मतलब कॉन्फिडेंस तो, क्योंकि कॉन्फिडेंस आपका अभी काफ़ी अच्छा है और भगवान करेगा आगे भी अच्छा रहेगा। तो एक होता है ना कि यार एक सपना था आपका, वो सपना पूरा अचीव हो जाता है, फिर ऐसा लगता है यार ये तो आसान था, इसमें क्या बड़ी बात थी। अब जो लोग नहीं कर पाते उनके तो ये यार जेआरएफ बहुत बड़ी बात है। तो आपके लिए अब क्या लगता है कि यार क्या जो मैंने 4 साल पहले सपना देखा था वो फाइनली साकार हो गया? तो 4 साल की जर्नी में उतार चढ़ाव आते हैं, एक टाइम आया होगा, ये बात माइंड में आएगा कि यार छोड़ रहे हैं कुछ और करते हैं, तो उसको कैसे मैनेज किया आपने? मतलब उतार चढ़ाव, एक एनर्जी कैसी थी अंदर आपके? सर सिंपल मेरे साथ भी वही चीज था कि मैं जब एमकॉम में फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले रहा था, तो उस टाइम में सिंपल तो मैं ग्रेजुएशन के बारे में सिर्फ जानता था कि ग्रेजुएशन क्या होता है, पीजी क्या होता है, पीजी का सिलेबस, पीजी का बुक्स। तो उसके बाद मैंने जब फर्स्ट ईयर में जाना, जितने भी सीनियर्स लोग जो देते थे, तो मैं सुनता था कि इन लोगों का नेट हो गया। नेट के बारे में तो मुझे पता था कि नेट क्या होता है, लेकिन फिर जेआरएफ जब सुना, जेआरएफ भी होता है एक इसी कैटेगरी कट ऑफ आ जाता है, तो जब मैं उन लोगों को सुनता था कि ये लोग जेआरएफ निकाल के क्वालिफाई, इसके बारे में मैंने डिटेल जाना क्या है, जेआरएफ क्या है। तो फिर जब मैं जाना ना कि 20% रिजल्ट होता है इसका, तब मुझे समझ में आया कि 20% रिजल्ट इसका हिस्सा क्या बन सकता हो क्या, ये सब माइंड में उस टाइम क्वेश्चन आ रहा फर्स्ट ईयर में एमकॉम के टाइम। तो फिर
कि सिलेबस जानने की कोशिश करता हूँ क्या है इसका, क्या कैसे तैयारी करते, तो उस टाइम लग रहा था मुझे कि हम लोग का कभी हो भी सकता है या नहीं हो सकता है, ऐसा क्वेश्चन आ रहा था माइंड में कि हम लोग क्या कभी निकाल भी पाएंगे, ऐसा एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे, क्योंकि कभी काम आज तक दिए नहीं थे ये सब। तो उसके बाद फिर अब लग रहा है सर कि वो उस टाइम जो सोचते थे वो आखिर पूरा उस टाइम का जो सपना था ड्रीम अभी आज जाके पूरा हो जाता है। जब पता लगा कि यार जेआरएफ क्वालिफाई में भाई अमाउंट भी मिलता है महीने का 30-35 हज़ार रुपये मिलता है, तो वो साइकोलॉजी चेंज करने में कितना मतलब एक माइंड में आता है कि अरे यार चलो जेआरएफ है भाई पैसा भी मिलेगा, मतलब एग्जाम के लिए कर रहे पैसा भी मिलेगा और भी एक अच्छा अमाउंट है, 30-35 हज़ार रुपये कम नहीं होते आपके लिए, ठीक है। तो वो एक साइकोलॉजी कैसे काम करती है आपकी, जब आपके माइंड में आता होगा कि चलो यार जेआरएफ तो करनी है, 30 हज़ार रुपये तो आएंगे महीने के, तो साइकोलॉजी कितनी इंपॉर्टेंट होती है? बहुत ज़्यादा एक माइंडसेट पूरा चेंज हो जाता है कि आप एक अंदर से करेज जो है ना जगता है, अंदर से कॉन्फिडेंस एक आता है कि मेरा कहीं ना कहीं अभी तक का जो पढ़ा हुआ वो काम आ गया है, कहीं ना कहीं जो शुरू से मैंने इतना अभी तक जो जर्नी मैंने किया है यहाँ तक का अभी भी, तो वो मेरा कहीं ना कहीं यूज कुछ हो रहा है, उसका कुछ बेनिफिट हो रहा है। इसकी बहुत सारे एक्सपीरियंस है कि कभी प्रिपरेशन करते हैं, फिर एग्जाम देते हैं, फिर एक ईयर का गैप कर लेते हैं, फिर एग्जाम देते हैं, तो उन लोग का कहीं ना कहीं एक अंदर से लगता है कि एग्जाम कुछ सक्सेस नहीं होता है, लेकिन सर कंसिस्टेंसी बनाए रखने से कहीं ना कहीं ये फीलिंग आता है कि उस प्रिपरेशन का, उस पढ़ाई का बेनिफिट हो रहा है, ये अंदर से कॉन्फिडेंस डाल जाता है। तो अब जो आपके फ्रेंड सर्किल है तो वो लोग भी तो कुछ ना कुछ कर रहे हो, तो आपके माइंड में ये आता है कि चलो यार मैंने मतलब बहुत कुछ कर लिया, अब तो मतलब जेआरएफ हो गया मेरा, तो कभी ऐसा हुआ आपको होता है कि आपके पास कॉल्स आ रहे हैं, फोन्स आ रहे हैं कि यार भाई एक बार प्लीज यार थोड़ा सा गाइड कर दो, आपका तो हो गया हमारा भी हो जाएगा, तो ये होता है? यस सर, हाँ, बहुत सारे जो जूनियर्स है या फिर मेरे फ्रेंड्स लोग हैं जितने भी हैं, यहाँ तक कि इवन सोशल मीडिया पे भी जो लोग जान जा रहे हैं, जैसे कि जो भी टीचर हो या जो भी फ्रेंड हो, तो वो लोग भी या कोई भी स्टैंडर्ड मतलब कोई भी एक्सपीरियंस है वो भी सोशल मीडिया पे भी मैसेज करके पूछते हैं कि आपने कौन से बुक से पढ़ा, बुक्स के बारे में पूछते हैं, फिर वो पूछते हैं कि आपने कहाँ से प्रिपरेशन किया, जितने भी मतलब पेपर वन के बारे में, पेपर टू के बारे में, वो हम जानना चाहते हैं या कि किस तरह से एग्जाम मैंने क्वालिफाई किया, बुक्स के बारे में पूछते हैं और क्लासेस के बारे में पूछते हैं, यूट्यूब चैनल्स के बारे में पूछते हैं, कौन से यूट्यूब चैनल से आपने किया है मिला। सर यूट्यूब चैनल तो बहुत है, लेकिन कुछ ही जो है, कुछ ही जो 10% है जो ज़्यादा यूजफुल नॉलेज जो हम लोगों को मैसेज जो अपडेट्स है रेगुलर वो देते हैं। सर एक आपका भी चैनल का बहुत सारा रोल प्ले है, थैंक यू सो मच। अपडेट जितने भी रेगुलर अपडेट्स में बहुत सारा है सर, यूट्यूब चैनल भी बहुत करता है, क्योंकि सर आप अचानक से आपको कुछ पता नहीं है, आपने देखा यूट्यूब चैनल में रिजल्ट आने वाला है, अब आज एडमिट कार्ड आने वाला है, तो ये सब रेगुलर अपडेट्स आप बार बार तो सर्च नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल यूट्यूब चैनल्स के थ्रू, हाँ यूट्यूब चैनल्स के थ्रू ये सब अपडेट करना बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। IIT ये सब बता देता है कि आपको सर्च करेंगे IIT का वेबसाइट पे, उससे जल्दी आप, उससे पहले आपके पास तुरंत चीजें आ जाती हैं, तो ये सब रोल बहुत प्ले होता है। तो एक मैसेज, ऐसा मैसेज आप जो आपको देख रहे हैं उनको देना चाहते हो जो फेलियर भी है या कोई फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहा है या कुछ फेल भी के बाद, तो कुछ ऐसा मैसेज आप देना चाहोगे उन लोगों को? मैं ये कहना चाहूँगा कि ऑलवेज बी पॉजिटिव, मतलब हमें कभी भी नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, हमें अपने आप पर और बिलीव इन योरसेल्फ, जैसे एकदम भरोसा करें, क्योंकि हम जो भी आगे कुछ करेंगे वो खुद के दम पे करेंगे, किसी पे डिपेंड होकर नहीं करेंगे। सो अपने आप पे जितना ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहेंगे उतना ज़्यादा अंदर से खुद से मोटिवेशन आएगा, और सेल्फ मोटिवेशन इज द ऑलवेज बेस्ट। हाँ यस, क्योंकि लोग तो आपको सजेस्ट कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, लेकिन करना तो वो काम खुद है, इसलिए खुद हमें सेल्फ मोटिवेट होते हैं, मतलब अंदर एक आग होनी चाहिए। यस सर, डिमोटिवेट हमें कभी भी नहीं होना चाहिए, हमें खुद से जो मोटिवेशन जगाए रखना चाहिए, उम्मीद हमें होना नहीं चाहिए, तो उससे ना नेवर गिव अप, वो हमारे माइंड में सेट होना चाहिए, कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए,
है ना, लास्ट अटेम्प्ट तक लास्ट टाइम तक हमें जो ये बोलते हैं युद्ध के मैदान में हमें खड़ा रहना खड़ा चाहिए। रहना वही चाहिए। है ना, वही सर वही रणनीति यहाँ पे हम लोग को अपनाना चाहिए इस JRF एग्जाम में भी। सो व्हाट इज योर एम? अब सपना क्या है, मतलब एंड ऑफ द डे, मतलब एक पूरी लाइफ का आपका एम क्या है जिसके लिए हम लोग मेहनत करते हैं अभी? लॉन्ग टर्म एम तो ये रहेगा कि हम एक अच्छे एक सक्सेसफुल पर्सन बन सके, है ना, चाहे वो किसी भी फील्ड में है। हम एक टीचर बन रहे हैं, एक प्रोफेसर बन रहे हैं, सबका एम ये रहता है कि हम एक सक्सेसफुल पर्सन बन सकें। अपने फील्ड में, जिस भी फील्ड में हम जा रहे हैं वहाँ पर हम अपना पूरा 100% दे सकें ये फील्ड में। तो सर अभी JRF में जाने के बाद तो सिंपल असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हम लोग का ये ड्रीम रहता है। सर सिंपल असिस्टेंट प्रोफेसर पहले पढ़ के उसके बाद फिर हम अपना 100% देना। तो कभी ऐसा माइंड में आता है कि मतलब यार इतने लोगों ने एग्जाम दिया, 5,40,000 लोगों ने एग्जाम दिया, यस सर। 8,000 लोगों का JRF क्वालिफायर, सो उसमें से एक मैं हूँ। तो कभी सोचते हो यार कि उनका क्यों नहीं हुआ यार, मेरा क्यों हुआ? मतलब भाई 8 लाख एग्जाम दिए गए बच्चों ने, 8 लाख बच्चे आपके सामने बैठे हुए हैं, जिसमें से 8,000 ही बच्चे अलग हुए बस। यस सर। हाँ, मैंने वो भी जब रिजल्ट आया तो मैं 2 बार देख रहा हूँ कि क्वालिफाइड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर ओनली लिखा हुआ है या फिर क्वालिफाइड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। क्योंकि हाँ पिछली 2 बार से तो मेरा क्वालिफाइड फॉर रिजल्ट में तो लिखा हुआ रहता है क्वालिफाइड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर ओनली। तो मैं वो 2 बार 3 बार जूम कर करके मैं देख रहा था, क्योंकि उस समय भी उस मोमेंट तक मुझे एकदम अंदर से विश्वास नहीं हो रहा था कि सच में क्या JRF हो गया है। क्योंकि आंसर की चेक करने से उतना मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ। बिल्कुल। हर बार इसी तरह हो रहा है, हर बार इसी तरह हो रहा है, पिछली 2 बार से वही हो रहा है। जितना हमारे मतलब 85-86% के आसपास सही हो रहा था। तो इस बार मैं चेक किया तो मुझे उतना सेटिस्फैक्शन नहीं मिला, मुझे निराशा सा मन में डिसअपॉइंटमेंट टाइप का लगने लगा कि क्या पता हुए नहीं। जब रिजल्ट आया अचानक से एकदम थोड़ा सा अंदर से टॉप टाइप का होता है वो मुझे लग गया अचानक से कि सही में सच में क्या JRF हो गया इस तरह से। सो फाइनली JRF क्वालिफाई हुआ, मतलब एक कॉन्फिडेंस है कि यार चलो आई एम JRF क्वालिफाई। सो अब JRF क्वालिफाई हो गया, तो अब आपका ये सीन कभी कभी होता है कि यार एक जो लाइफ थी वो मेरी काफ़ी कोई बिजी लाइफ मैंने फेस करी, मतलब मैं आगे रोजाना 8 आवर पढ़ रहा हूँ और अब मैं फ्री हूँ। तो अब जैसे आप थोड़ा फ्री होते हो तो आपके उन स्टूडेंट को बताना जो अभी फ्री है मोस्टली, तो क्या होता है अभी सोशल मीडिया का जमाना से काफ़ी हो गया, काफ़ी लोग एक्टिव होते हैं अपने सोशल मीडिया पे, तो उन चीज़ों को कैसे इग्नोर करके आगे बढ़े, क्योंकि मूवी, घूमना, खेलना, कूदना मोर देन एक्टिविटी होती है, तो उन चीज़ों को छोड़ के आगे कैसे जाया जाए, मतलब फोकस कैसे किया जाए चीज़ों में? यस सर। सोशल मीडिया जैसे कि हम लोग के लिए दिया गया है तो एक फ्री टाइम दिया जाता है कि सोशल मीडिया के लिए जो आप फ्री टाइम में कभी जब आपको एकदम फ्री मिल जाए तो आप यूज करिए। लेकिन बहुत सारे लोग जैसा सोशल मीडिया को एकदम कंटिन्यू करते जा रहे हैं, तो उस टाइप के स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर उस टाइप के स्टूडेंट्स यहाँ पर बिल्कुल मतलब इग्नोर, आपको सोशल मीडिया को आपको पूरा ही इग्नोर करना ही पड़े। जैसे कि कुछ सोशल मीडिया है जैसे कि व्हाट्सएप है, तो इसका आप यूज कर सकते हैं एजुकेशन के पर्पज से। आपको मेन है कि सर आपको खुद इससे पॉजिटिव वे में ले रहे हैं कि ये आपके सामने बड़ा इंपॉर्टेंट है सर, क्योंकि सोशल मीडिया या यूट्यूब ये आपको एजुकेशन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो आप किसी एजुकेशन के पर्पज से ले रहे हैं तो बहुत अच्छा है सर, क्योंकि यदि आप किसी दिन भर टाइम वेस्ट करने के उसमें आप सिर्फ आप लाइक कमेंट शेयर ये कर रहे हैं तो उससे कोई फायदा कोई फायदा नहीं होगा बिल्कुल। हाँ यस सर। हाँ लेकिन आप एजुकेशन के पर्पज से आप